हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज की इस वीडियो में हम लोग बिजनेस स्टडीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से हर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यू भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी, साथ में केस स्टडी भी पूछी जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ कि हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही शानदार तरीके से रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे जाने से पहले एक वर्ड है, उसका मतलब समझ लेते हैं, बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस एंटरप्राइज क्या होता है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो किसी ना किसी बिजनेस में एंगेज होती है, किसी ना किसी बिजनेस में लगी होती है, कुछ ना कुछ बिजनेस कर रही होती है, या फिर कुछ ना कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटीज ये कर रही होती है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस कर रही है या किसी ना किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसको हम बोलते हैं बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, बहुत बार आप आगे यूज करोगे वर्ड, क्लियर? इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। हर एक बिजनेस एंटरप्राइज जो होती है वो सेपरेट होती है और डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ बिजनेस होती है। ठीक है जी, क्लियर? चलिए, अब अगर आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो सबसे पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है बेटा, इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस और इंटरेस्टेड इन एक्सपेंडिंग, या फिर बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो या अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की सोच रहे हो, तो उस केस में भी आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। और वो डिसीजन क्या है कि भैया आपको चूज करना पड़ेगा कि भैया कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करोगे या एक्सपेंड करोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर डिसीजन होता है जिसके ऊपर फ्यूचर डिपेंड करता है किसी भी बिजनेस का। तो आपको हर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लिमिटेशन और इंपॉर्टेंस को देखना पड़ेगा कि भैया एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उन सबको आपको स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद देखना पड़ेगा कि भैया आपके लिए कौन सी बेस्ट है। ठीक है बेटा, चलिए, तो एक एक करके हम देखते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो पहली है हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, दूसरी होती है ज्वाइंट हिंदू फैमिली, तीसरी है पार्टनरशिप, चौथी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, और पांचवी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये पांचों की पांचों हमें डिटेल में पढ़नी है तसल्ली से। ठीक है बेटा, क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सोल प्रोप्राइटरशिप से। नाम से ही पता लग रहा है, सोल, सोल मतलब क्या होता है? वन एंड ओनली, है ना, अकेला। प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है? प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या होता है? ऑनर। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अकेला ऑनर होता है, सारे काम वही करता है, ठीक है, सारा प्रॉफिट भी उसी को मिलता है, सारा रिस्क भी वही लेता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। इजी, चलिए वह पढ़ लेते हैं। अ बिजनेस विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। एक ऐसा बिजनेस को ओन्ड, मालिक भी वही है, मैनेज भी वही करता है, कंट्रोल भी वही करता है, ठीक है, तो वो क्या है? हमारा सोल प्रोप्राइटर। हु इज द रिसिपेंट ऑफ ऑल द प्रॉफिट, और सारा प्रॉफिट भी वही लेता है और सारा रिस्क भी वही बियर करता है, उसी को तो बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। क्लियर? यहाँ पे अकेला बंदा है, सारे काम भी वही करेगा, कंट्रोल भी वही करेगा, प्रॉफिट भी वही लेगा, रिस्क भी वही लेगा। सिंपल सी बात है, इजी। ठीक है बेटा, क्लियर? बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। ये बहुत पॉपुलर मीन्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बेटा। मैक्सिमम बिजनेस जो है वो इसी फॉर्म में चल रहे हैं, जितने भी छोटे लेवल बिजनेस है सारे इसी फॉर्म में चल रहे हैं। आपके आसपास आपने देखा होगा बहुत सारे दुकान वाले हैं जो डील कर रहे हैं, कोई कपड़े में डील कर रहा है, कोई शू में डील कर रहा है, कोई किसी ने डिपार्टमेंटल स्टोर खोल रखी है, वो सारे के सारे आपको मैक्सिमम सोल प्रोप्राइटर मिलेंगे, अकेले मालिक मिलेंगे वहां पे। आ रही बात समझ में? जो सारे काम वो खुद ही कर रहे होते हैं, ठीक है, प्रॉफिट भी सारा खुद ले रहे होते हैं। क्लियर? चलिए, अब आता है हमारे पास फीचर्स क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप के। तो पहला, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। बेटा इसका ना फॉर्मेशन एंड क्लोजर बहुत ही आसान होता है, ठीक है, हार्डली कोई लीगल फॉर्मेलिटी होती है आपको सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करने में, अदरवाइज जब मर्जी खोल दो, जब मर्जी बंद कर दो, कोई खास लीगल फॉर्मेलिटीज आपको फॉलो नहीं करती, बहुत आसान होता है। ठीक है बेटा, क्लियर? तो क्लोजर और फॉर्मेशन दोनों ही बहुत ईजी है यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप में। अगला, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है पहले समझ लो। बिजनेस में कुछ भी हुआ तो पकड़ेंगे किसे? उसके मालिक। सिंपल सी बात है, इसी को बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कि जो लाइबिलिटी है वो किसकी है? मालिक की है, अनलिमिटेड। कि भैया बिजनेस में कुछ भी कांड होता है
मालिक को दबोच लेंगे, ठीक है। द लायबिलिटी ऑफ द ऑनर इज अनलिमिटेड इन केस ऑफ लॉस और रीपेमेंट ऑफ डेब्ट। भाई बिजनेस को लॉस हो गया या कोई कर्जा चुकाना है, ठीक है ना, तो पर्सनल प्रॉपर्टी जो है ना ऑनर की, उसको यूज कर लेंगे, ठीक है ना, अगर फर्म की असेट जो है वो इनसुफिशिएंट है तो। समझ में आया कि भाई बिजनेस में लॉस हो गया तो पकड़ लेंगे मालिक को, लिखा अपनी प्रॉपर्टी दे, उसकी प्रॉपर्टी बेच के चुकाएंगे, ठीक है बेटा। इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पर लायबिलिटी जो है मालिक की क्या है, अनलिमिटेड। चलिए, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसीव, सारा रिस्क भी यही लेता है और प्रॉफिट भी सारा यही रिसीव करता है, ठीक है। चलिए, कंट्रोल, पूरा कंट्रोल इसी के हाथ में होता है, क्योंकि यही ऑन करता है, यही मैनेज करता है और यही कंट्रोल करता है, ठीक है। तो सारा कंट्रोल का सारा कंट्रोल जो है इसके हाथ में है, सारे डिसीजंस यही लेगा, ठीक है, किसी से पूछने पाछने की जरूरत नहीं है, खुद डिसीजन लेगा। अगला, नो सेपरेट एंटिटी, इसकी सेपरेट एंटिटी नहीं है। क्या मतलब है सेपरेट एंटिटी का? बिजनेस और ऑनर दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है यहाँ पे, आई बात समझ में, उसी को बोलते हैं नो सेपरेट एंटिटी। क्लियर? जो बिजनेसमैन है, जो ऑनर है, वही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? सारी एक्टिविटीज के लिए, बिजनेस सारी एक्टिविटीज के लिए वो है, बिजनेस को जानते ही उसके ऑनर के नाम से है यहाँ पर, ठीक है। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, एक बात बताओ, अगर ऑनर मर गया तो बिजनेस कौन चलाएगा? सिंपल सी बात है, ऑनर मर गया, ऑनर पागल हो गया, ऑनर फिजिकली डिसेबल हो गया, ठीक है, ऑनर को जेल हो गई, ठीक है, या फिर ऑनर बैंकरप्ट हो गया, तो आपका जो बिजनेस है वो भी बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा, ठीक है। तो ऑनर है तो बिजनेस है, ऑनर नहीं है तो बिजनेस नहीं है। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक बार फायदा देख लेते हैं। पहला फायदा है इसका, मेरिट जो है हमारी पहली वो है क्विक डिसीजन मेकिंग। भाई फटाफट फटाफट डिसीजन लेता है ये, मार्केट में कोई भी अपॉर्चुनिटी होगी फटाफट ग्रैब कर लेगा, क्योंकि इसको डिसीजन तो लेना खुद ही है, किससे पूछना पाछना तो है नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी आएगी फटाफट ले लेगा, ठीक है। ये बड़ा फायदा है इसका। दूसरा, सीक्रेसी है, अपना सीक्रेट ये किसी और को थोड़ा बताएगा, इसको अपनी इंफॉर्मेशन किसी से शेयर ही नहीं करनी है, जब शेयर नहीं करनी तो सीक्रेसी इसकी बनी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन की सीक्रेसी बनी रहती है, ठीक है। चलिए अगला, डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव का सिंपल सा मतलब है भैया, जितनी मेहनत करोगे उतना प्रॉफिट होगा। इसको तो पता है कि भैया 2 घंटे ज्यादा दुकान खोलूंगा तो ज्यादा कमाऊंगा, सिंपल सी बात है कि भैया मेहनत ज्यादा करेगा तो प्रॉफिट अपने लिए कमाएगा, किसी और के लिए तो काम कर नहीं रहा, तो डायरेक्ट इंसेंटिव है, ठीक है बेटा। एफर्ट और रिवॉर्ड के बीच में जो है वो डायरेक्ट इंसेंटिव है, डायरेक्ट रिलेशन है, जितनी मेहनत करेगा उतना ज्यादा कमाएगा। अगला, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मतलब क्या है? अगर बिजनेस सक्सेसफुल होगा, ठीक है ना, तो इट कंट्रीब्यूट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द सोल प्रोप्राइटर। जितना ज्यादा बिजनेस सक्सेसफुल होता जाएगा उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन जो है वो सोल प्रोप्राइटर को मिलती जाएगी, क्योंकि उसी का तो बिजनेस है, सारी मेहनत उसने करी है, सारा नाम उसका है, तो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलता है कि भैया मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा, ठीक है। इजी टू फॉर्म एंड क्लोज, मैंने आपको बताया हार्डली कोई लीगल फॉर्मेलिटीज होती है जो फॉलो करनी होती है, अदरवाइज बहुत आसान है, जब मर्जी खोल दो जब मर्जी बंद कर दो, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आती है इसकी डीमेरिट। अब कमियां क्या है? लिमिटेड रिसोर्स है, अकेला बंदा कितना पैसा लगा देगा बिजनेस में, कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर दोगे आप, राइट, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। इसकी बोरिंग कैपेसिटी भी बहुत कम होती है और इसको अपनी पर्सनल सेविंग यूज करनी होती है, ठीक है, इसलिए छोटे मोटे जो बिजनेस होते हैं वो सोल प्रोप्राइटर में होते हैं और उनके पास कैपिटल जो है बहुत कम होती है, ठीक है। अगला, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। बिजनेस की जो लाइफ है वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है। अगर बीमार पड़ गया, मर गया, दिवालिया निकल गया, तो इस केस में बिजनेस अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारा बिजनेस जो है वो ऑनर के ऊपर तो डिपेंड करता है, ठीक है। अगला, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है, ये बहुत बड़ी कमी है किसी भी बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, ध्यान रखना इस बात को, आगे समझोगे धीरे धीरे। तो बेटा क्योंकि यार बिजनेस में कुछ भी लॉस हुआ तो सीधा प्रॉपर्टी बिक जाएगी किसकी? ऑनर की, तो गलत बात है ना यार, ठीक है, आगे समझोगे इसको, क्लियर। अगला, लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी। भैया जो अकेला ऑनर है वो क्या क्या कर लेगा, वो किसकी चीज में एक्सपर्ट हो सकता है? एक चीज में होगा, 2 चीज में होगा, 3 चीज में होगा, हर चीज में तो वो एक्सपर्ट नहीं हो सकता ना, इसीलिए बोलते हैं कि भैया जो मैनेजरियल एबिलिटी है वो बहुत कम होती है, अकेले के अंदर सब कुछ नहीं हो सकता और वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता, इतना पैसा तो है नहीं, इतनी कैपिटल तो है नहीं उसके पास कि वो महंगे महंगे सीए एमबीए वाले पर्सनल्स को हायर करेगा अपने काम के लिए, ठीक है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाता, इसलिए बोलते हैं लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगली फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आती है बेटा हमारे पास, ज्वाइंट हिंदू फैमिली। ज्वाइंट हिंदू फैमिली, नाम से ही पता लग रहा है ये फैमिली बिजनेस की बात कर रहा है नहीं? आपने देखा ना बहुत सारे लोग पूरी की पूरी फैमिली एक ही बिजनेस में लगी होती है, तो वही है ये,
ठीक है। जॉइन द फैमिली बिजनेस और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज owned and managed by the member of Hindu undivided family। एक ऐसा बिजनेस जिसके मालिक कौन है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर। उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस जिसको एक फैमिली के मेंबर चला रहे हैं वो होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सबसे पुराना फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है बेटा, और ये मेनली इंडिया में ही पाया जाता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ। ये बिजनेस जो है वो हिंदू लॉ के अनुसार चलता है। ठीक है, द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली। बेटा कंट्रोल कौन करता है बिजनेस को? जो भी फैमिली का हेड होता है उसको बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। कि भैया हमारे बिजनेस के तो यही कर्ता धरता है, कर्ता बोलते हैं, याद रखना इसको। ठीक है, क्लियर। ऑल मेंबर हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के ऊपर सभी मेंबर का इक्वल ओनरशिप राइट होता है। ठीक है, और उनको हम क्या बोलते हैं? को पर्सनर्स। ठीक है बेटा, ध्यान रखना 3 जनरेशन जो होती है किसी भी फैमिली की वो इसकी मेंबर होती है। इजी समझ में आ गया? जो फैमिली बिजनेस होता है, ठीक है, सारे मेंबर जो होते हैं उसके फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वही उसके ऑनर होते हैं और वही उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, इसको गवर्न करते हैं हम हिंदू लॉ से। क्लियर। 3 जनरेशन जो होती है किसी भी फैमिली की उसकी मेंबर होती है। कंट्रोल करता है जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर है, सबसे बड़ा जो है फैमिली का, वही उसको कंट्रोल करता है। जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उसको हम बोलते हैं कर्ता। क्लियर जी, बहुत बढ़िया। अब फीचर्स क्या है? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कैसे होती है कि भैया कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पूर्वज की प्रॉपर्टी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है बेटा, उसके बाद ही आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को बना सकते हो, उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। क्लियर। लायबिलिटी क्या होती है? जो करता है, जो सबसे बड़ा मेंबर है, जो हेड है फैमिली का, उसकी जो लायबिलिटी होती है वो होती है बेटा अनलिमिटेड। कि भैया बिजनेस में कुछ भी लॉस हुआ किसको पकड़ेंगे? कर्ता को पकड़ेंगे। ठीक है, बट बाकी जो मेंबर्स होती है उनकी लायबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है, उनके शेयर्स के हिसाब से। जितना उनका शेयर है उतनी ही उनकी लायबिलिटी है। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। कंट्रोल, कंट्रोल कौन करता है बेटा? जो एल्डेस्ट मेंबर होता है, क्या नाम है उसका? कर्ता। कॉन्टिन्यूटी, अगर कर्ता मर गया, ठीक है, तो उसके बाद जो सबसे बड़ा, सबसे एल्डेस्ट मेंबर है वो उसकी पोजीशन को ले लेगा। दादा मर गए तो उनका सबसे बड़ा जो बेटा है वो उनकी पोजीशन को ले लेगा। ठीक है, आई बात समझ में? माइनर मेंबर, यहाँ पर एक इंडिविजुअल जो है वो मेंबर बन जाता है जैसे ही वो फैमिली में पैदा होता है। जैसे ही बर्थ लिया फैमिली में वैसे ही मेंबर बन गया, पैदा होते ही बिजनेस का मेंबर बन चुका है। जो माइनर होता है, माइनर समझते हो ना, 18 साल से कम की उम्र के जितने भी है वो भी क्या होते हैं? मेंबर होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के। अब देख लेते हैं एक बार मेरिट। मेरिट क्या है बेटा? कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। कर्ता जो होता है उसका पूरा का पूरा डिसीजन मेकिंग होती है उसके पास। ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर सारी कर्ता के पास होती है, तो वो फटाफट फटाफट और फ्लेक्सिबल डिसीजंस ले पाता है और अपॉर्चुनिटी जो भी मिलती है मार्केट में उसे ग्रैब कर लेता है। ठीक है, अगला कॉन्टिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। भैया कर्ता मर गया तो उसके बाद जो भी एल्डेस्ट मेंबर है वो क्या बन जाएगा? बिजनेस का हेड बन जाएगा। ठीक है सॉरी, तो बिजनेस की जो एग्जिस्टेंस है वो कंटिन्यू ही रहती है। क्लियर। लिमिटेड लायबिलिटी, कर्ता को छोड़कर जितने भी मेंबर्स हैं उन सबकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है, जितना उनका शेयर है उतना ही उन्हें चुकाना है। ठीक है। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। भैया फैमिली से ज्यादा विश्वास आप किस पे कर सकते हो? सिंपल सी बात है, तो भैया कोऑपरेशन भी बहुत होता है और लॉयल्टी भी बहुत ज्यादा होती है। क्लियर। अब डीमैट देख लेते हैं। रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है भैया, एंसेस्टर की जो प्रॉपर्टी है वो तो लिमिटेड ही है, आया नहीं, तो रिसोर्स लिमिटेड होते हैं। ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कर्ता को तो पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे? कुछ भी हुआ, बिजनेस में लॉस हुआ, पकड़ लेंगे कर्ता को, ला भाई तेरी प्रॉपर्टी, तेरे को बेच बाज के चुकाएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, ये एक लिमिटेशन है किसकी? हमारे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, ये होता क्या है? जो करता है ना अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है। देखा नहीं है? तो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, ये कह दिया तो यही होगा, वो गड़बड़ हो जाती है मामले। वो ना फैमिली मेंबर्स को फिर इंपॉर्टेंस कम देते हैं, प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट क्या होता है कि उनको इंपॉर्टेंस कम मिल रही है ऐसा उनको फील होता है, जिसकी वजह से फैमिली में ही कंफ्लिक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो अगर कर्ता डोमिनेटेड है और फैमिली को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है तो जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो प्रोटेस्ट कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट होता है और ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो टूट जाता है, प्रॉपर्टी का ही बंटवारा हो जाता है। ठीक है, चलिए लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। ठीक है बेटा, सारी पावर तो किसके पास है भैया? कर्ता के पास।
ठीक है ना। अब कर्ता जो है वो हर चीज में एक्सपर्ट तो हो नहीं सकता, और इनके पास भी इतना पैसा तो नहीं है कि ये अलग अलग लोगों को हायर कर सके। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगली फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आती है हमारे पास पार्टनरशिप। अच्छा, एक बात सच सच बताना, आप लोगों में से कितनों ने प्लान कर रखा है बिजनेस खोलने का अपने दोस्त के साथ? कभी ना कभी तो आपने बोला होगा यार तू और मैं मिलके ना ये वाला बिजनेस खोलेंगे। हम लोगों ने तो कॉलेज टाइम पे इतने बिजनेस आइडियाज ढूंढे थे कि भाई तू और मैं मिलके यही बिजनेस करेंगे। करते हो ना आप भी ऐसा? कमेंट में बताना मुझे। ठीक है, तो जब आप एक म्यूचुअल इंटरेस्ट की तरफ कि भैया हम दोनों का इंटरेस्ट यही है, हम दोनों मिलके ये वाला बिजनेस खोलेंगे, क्या बोलते हैं इसको? पार्टनरशिप। इजी समझ में आया? तो पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच टू और मोर पर्सन्स एग्री टू कोऑपरेट टू एडवांस देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट इन अ बिजनेस वेंचर। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक बिजनेस खोलने की बात करते हैं, अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ा के एक बिजनेस खोलने की बात करते हैं, एक बिजनेस खोलने के लिए एग्री कर जाते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द इंप्रूवमेंट। देखा जाए तो ये इंप्रूवमेंट है किसमें? सोल प्रोप्राइटरशिप में। क्योंकि इससे क्या होता है, आपके पास पैसा ज्यादा आ जाता है, आपके पास स्किल और प्रोफेशनल नॉलेज भी बढ़ जाती है, और रिस्क भी आपका शेयर हो जाता है कि भैया पहले अकेला मैं बिजनेस कर रहा था, मेरा दोस्त भी है, हम दोनों ने पार्टनरशिप कर ली, तो रिस्क बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, स्किल बढ़ गई। अरे बस समझ में, तो एडवांसमेंट हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप में। इसकी बहुत ही प्यारी डेफिनेशन दे रखी है हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन नंबर 4 में। ठीक है बेटा, यही एक्ट है जो गवर्न करता है पार्टनरशिप को। ठीक है, चलिए, अब पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स। पर्सन्स कितने? टू और मोर, दो या दो से लोगों के बीच में एक रिलेशन होता है। हु हैव एग्रीड टू शेयर, जो एग्री करते हैं शेयर करने के लिए। क्या शेयर करेंगे भाई? प्रॉफिट शेयर करेंगे। ठीक है ना, ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस कैसा होगा? लीगल। ध्यान रखना, बिजनेस कैसा होगा भाई? लीगल बिजनेस को करने के लिए एग्री कर जाते हैं कि भैया हम बिजनेस करेंगे मिलके और शेयर करेंगे उसका जो भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, कैरिड बाय ऑल, वो बिजनेस जो है वो सब चलाएं, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से कुछ लोग सबके लिए चलाएं। क्लियर हो गया? ये डेफिनेशन लर्न कर लेना, यहीं से आपको इसके फीचर्स भी लर्न हो जाएंगे, सब कुछ लर्न हो जाएगा। देखो कैसे। तो फीचर्स क्या क्या है बेटा? पहला आता है फॉर्मेशन। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से पार्टनरशिप जो है वो फॉर्म होती है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है उससे पार्टनरशिप फॉर्म होती है कि भैया पार्टनर जो है एक एग्रीमेंट बना लेते हैं जिसमें सारी कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन लिख देते हैं वो लोग, उससे हमारी पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अच्छा, जो रजिस्ट्रेशन है ना पार्टनरशिप फर्म का, ठीक है, वो होता है किसमें? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, बट इट इज नॉट कंपल्सरी। रजिस्ट्रेशन करने के अपने फायदे हैं बट कंपल्सरी नहीं है, ध्यान रखो। अगला आता है लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी होती है वो पार्टनर्स की वो होती है अनलिमिटेड, कि अगर कुछ लॉस होता है या कोई डेट है किसका? फर्म का, तो पार्टनर्स की प्रॉपर्टीज को बेच के चुकाया जाएगा। ठीक है, पार्टनर उसके लिए लाइबल, तो अनलिमिटेड हमारी लाइबिलिटी है यहाँ पे। रिस्क बियरिंग, जो रिस्क है वो कौन बियर करता है? पार्टनर्स बियर करते हैं कि भैया लॉस होगा तो जिस रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर करते हैं उसी रेशियो में वो लॉस भी शेयर करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। भैया जो डिसीजन मेकिंग होता है हमारे पार्टनरशिप में वो क्या होता है? म्यूचुअल होता है। ठीक है, तो सबकी मर्जी से ही डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, तो ईच पार्टनर है राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। जो भी एक्टिविटी है पार्टनरशिप फर्म की वो मैनेज होती है किससे बेटा? जॉइंट एफर्ट से। जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबके जॉइंट एफर्ट सारी एक्टिविटीज जो है वो मैनेज की जाती है, म्यूचुअल कंसेंट से की जाती है। अगला कॉन्टिन्यूटी। अगर कोई पार्टनर मर गया, रिटायर हो गया, ठीक है, पागल हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, दिवाले निकल गया किसी पार्टनर का, तो उस केस में हमारी पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी इसकी कमी है। मेंबरशिप, भैया कम से कम 2 मेंबर तो चाहिए पार्टनरशिप के लिए। ठीक है, और हमारी कंपनी एक्ट 2013 ने बताया कि भैया कम से कम ज्यादा से ज्यादा 50 मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 ने बताया हमें। क्लियर? चलिए, म्यूचुअल एजेंसी की बात करते हैं। देयर मस्ट बी एग्जिस्टेंस ऑफ अ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। क्या होता है? क्या रिलेशनशिप है बेटा? एक पार्टनर जो है ना वो एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। ठीक है, 3 पार्टनर है, मान लो ए, बी और सी। ठीक है ना, ए जो है वो एजेंट है किसका? बी और सी का। जब भी ए कोई भी डीलिंग करेगा किसी थर्ड पार्टी से तो ही इज एक्टिंग एज द एजेंट ऑफ बी एंड सी।
ठीक है। अब जब सी काम कर रहा है तो सी क्या हो गया, सी एजेंट बन जाएगा और ए और बी क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर प्रिंसिपल और एजेंट दोनों की रिलेशनशिप होती है, म्यूचुअल एजेंसी होती है। तो एक पार्टनर जो होता है वो एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। दूसरा काम कर रहा है तो उस टाइम पे प्रिंसिपल है, खुद काम कर रहा है उनके बिहाफ पे तो एजेंट है। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब आता है हमारे पास मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या फायदा है भाई? फॉर्मेशन बहुत इजी है, क्लोजर भी बहुत इजी है, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो नहीं करनी होती, बस हमें एग्रीमेंट की जरूरत होती है, ठीक है बेटा। चलिए, बैलेंस डिसीजन मेकिंग भी है, एक दूसरे से कंसल्ट कर लेते हैं, पूछ पाछ लेते हैं, सबकी नॉलेज को ले लेते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं, तो डिसीजन मेकिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। शेयरिंग ऑफ रिस्क, रिस्क शेयर हो जाता है, कोई लॉस होगा तो मिल बांट के झेल लेंगे। सीक्रेसी रहती है, कोई भी पार्टनर जो है वो बाहर किसी को बताना जा नहीं रहा, और ऐसी कोई लीगल रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि आपको अपने पार्टनरशिप फर्म के बारे में कहीं पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। इसलिए सीक्रेसी बनी रहती है। मोर फंड, सोल प्रोप्राइटर के मुकाबले में पैसा थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि हर एक पार्टनर जो है वो अपनी सेविंग्स को लगाता है कहाँ पर, बिजनेस में, ठीक है। और इनको लोन थोड़ा इजिली मिल जाता है इन कंपेरिजन टू सोल प्रोप्राइटर, ठीक है, बाहर से पैसा मिल जाता है। अब देखते हैं बेटा डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की कमियां क्या है? पहली आती है बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटी। जो लायबिलिटी है वो कैसी है बेटा? अनलिमिटेड है, कि भैया कुछ भी लॉस होता है या कोई डेट चुकाना होता है किसका, फर्म का, तो पकड़ लेंगे किसको, पार्टनर्स को, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक को बेच के चुकाया जाएगा। दूसरा लिमिटेड रिसोर्स, भैया जो पार्टनर्स है वो यूज तो अपनी पर्सनल सेविंग ही कर रहे हैं ना, तो रिसोर्स हमेशा लिमिटेड ही रहते हैं इनके पास, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट, अकेला बंदा था, सारे डिसीजन भी उसके थे, प्रॉफिट भी उसका था, तो लड़ेगा झगड़ेगा किससे? पर अब क्या हो गए, 4-5 बंदे हो गए, अब क्या होगा भैया, अगर किसी की सोच एक दूसरे से नहीं मिली तो भिड़ जाएंगे, लड़ जाएंगे, ठीक है बेटा। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है वो ग्रुप ऑफ मेंबर के पास होती है, तो उनके ओपिनियन अलग हो सकते हैं। अब ओपिनियन अलग होंगे तो इश्यूज बढ़ेंगे, इश्यूज बढ़ेंगे तो डिस्प्यूट होगा, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, पार्टनर मर जाए, पागल हो जाए, ठीक है, रिटायर हो जाए, हर केस में पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो जाती है, तो कॉन्टिन्यूटी नहीं है बड़ी, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें ये। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक को कुछ खास विश्वास पार्टनरशिप पे नहीं है, ठीक है बेटा। अरे बस समझ में, क्योंकि इन लोगों को अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट वगैरह को पब्लिश नहीं करना पड़ता कंपनी की तरह। कंपनी में लोगों का विश्वास थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि वो हर चीज ट्रांसपेरेंसी रहती है वहां पे, हर चीज की, ठीक है बेटा। तो लोगों को थोड़ा विश्वास कम है किस पे, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। चलिए, तो अब देखते हैं टाइप ऑफ पार्टनर्स। भैया कितने टाइप ऑफ पार्टनर्स होते हैं? पहला एक्टिव पार्टनर या वर्किंग पार्टनर, नाम से ही क्लियर है कि भैया एक्टिव या वर्किंग पार्टनर जो काम कर रहा है। ये पार्टनर ना पैसा भी लगाते हैं बेटा फर्म में, और साथ में एक्टिवली पार्ट भी लेते हैं किसमें, मैनेजमेंट में। आ रही बात समझ में? चलिए, दूसरा आता है हमारे पास स्लीपिंग पार्टनर। ये भी नाम से क्लियर है कि भैया ये तो सो रहा है, क्या कर रहा है ये सो रहा है, ये पैसा तो लगाएगा बिजनेस में बट एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बस पैसा लगा दिया, काम हो गया, ये काम करने नहीं आने वाला आपके साथ मिलके, ध्यान रखना। अगला आता है सीक्रेट पार्टनर, ठीक है बेटा। ये कौन से पार्टनर्स होते हैं? ये वो पार्टनर्स होते हैं जो पैसा भी लगाते हैं, कैपिटल भी लगाते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं, बट अपनी आइडेंटिटी को जनरल पब्लिक से सीक्रेट रखते हैं, कि भैया जो उसका एसोसिएशन है फर्म के साथ वो हिडन रहता है, छुपा रहता है, किससे, जनरल पब्लिक से। किसी को बताइयो मत कि मैं तेरा पार्टनर हूं। इस तरह के पार्टनर को बोलते हैं क्या, सीक्रेट पार्टनर। अगला आता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो अलाउ करते हैं कि भैया आप मेरा नाम, मेरी गुडविल को यूज कर लो अपनी फर्म के बेनिफिट के लिए, जो अपने आप को रिप्रेजेंट करने देते हैं कि भैया आप मुझे रिप्रेजेंट कर लो एज अ पार्टनर, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। इस तरह के पार्टनर को बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर, जिसके नाम को हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला आता है पार्टनर बाय एस्टोपल, ठीक है बेटा। ये वो पार्टनर होता है जो अपने कंडक्ट से, अपने वर्ड से और अपने कंडक्ट से लोगों को ऐसा जताता है कि भैया मैं जो हूं इस पार्टनरशिप फर्म का ही एक पार्टनर हूं। समझे बात को? तो आपने देखा होगा आपके आसपास किसी ने अगर बिजनेस खोला हो तो उसके जो फादर होते हैं, चाचा ताऊ होते हैं, वो क्या बोलते हैं, यार ये तो अपना ही बिजनेस है ना। तो वो हर चीज में इस तरीके से इंप्रेस करते हैं कि वो एक पार्टनर है आपके उस बिजनेस में,
बाकी वो उस बिजनेस में पार्टनर नहीं होते, आपके आपके दोस्त ने मिलकर बिजनेस खोला होता है, और आपके पापा हो गए, चाचा हो गए, ताऊ हो गए, वो इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि मैं भी इस फर्म का ही एक पार्टनर हूँ। अपने अपने अरे अपनी दुकान से सामान लेना होता है ना, ऐसा किसी को मिलेंगे तो ऐसे ही जताएंगे वो हमेशा। तो इस तरह के जो पार्टनर होते हैं उसको बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टेबल, ठीक है, जिनके वर्ड से ऐसा लगता है कि वो पार्टनर है आपकी फर्म के। अगला, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, ठीक है, ये वो होते हैं जो एक्चुअल में पार्टनर नहीं होते, बट ये अपने आप को रिप्रेजेंट करने देते हैं एज अ पार्टनर। डिफरेंस क्या है नॉमिनल पार्टनर में और पार्टनर बाय एस्टेबल में? यहाँ पे तो ये खुद अलाउ करते हैं, आगे से परमिशन ग्रांट करते हैं ये, ठीक है, ये परमिशन ग्रांट नहीं करते, ठीक है, बट ये मना भी नहीं करते। इन्होंने मना भी नहीं किया कि भैया मेरा नाम यूज मत करो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया इन्होंने जब नाम को यूज किया गया तो। समझे, ये डिफरेंस है हल्का सा बस, ठीक है। चलिए अब हमें देखना है टाइप ऑफ पार्टनरशिप, कितनी तरह की पार्टनरशिप होती है। हम पार्टनरशिप को दो बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, एक होता है हमारे पास हमारा ड्यूरेशन और दूसरा होता है हमारे पास लायबिलिटी। तो इन दो बेसिस पे हम पार्टनरशिप को डिवाइड कर सकते हैं, एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के बेसिस पे। ड्यूरेशन के बेसिस पे हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं अपने पार्टनरशिप को, एक होती है पार्टनरशिप एट विल और दूसरी होती है हमारे पास हमारी पर्टिकुलर पार्टनरशिप। नाम से ही क्लियर है, पार्टनरशिप एट विल मतलब यहाँ पर जो टाइम पीरियड है पार्टनरशिप का उसको मेंशन नहीं किया गया, ठीक है ना, बताया नहीं है कि भाई कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप बनाई गई है, ठीक है ना। तो कितने भी टाइम के लिए चल सकती है, ये पार्टनर की मर्जी पर, उनकी विल पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आया? जहाँ पे टाइम मेंशन नहीं कर रखा तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल, जब चाहेंगे पार्टनर तब तक चलाते रहेंगे, जब उनका मन करेगा तब वो बंद कर देंगे, इजी। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, यहाँ पर जो पार्टनरशिप होती है ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाई जाती है या कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है बेटा। किसके लिए बनाई जाती है? पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए। मतलब कि भैया 5 साल के लिए हमने पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट करी तो 5 साल बाद वो अपने आप खत्म हो जाएगी, ठीक है। या फिर हमने एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाई कि भैया हम दो दोस्त मिलके, ठीक है, एक बिल्डिंग का हमने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, जैसे ही वो बिल्डिंग कंप्लीट हो गई वैसे ही हमारी पार्टनरशिप खत्म। क्लियर, समझ में आ गया बेटा? चलो देखते हैं एक बार ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी के बेसिस पे हम लोग पार्टनरशिप को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है बेटा। जो हमारी जनरल पार्टनरशिप होती है ये नॉर्मल पार्टनरशिप होती है, जिसमें जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो कैसी होती है बेटा? अनलिमिटेड, ठीक है बेटा। चलिए दूसरी लिमिटेड पार्टनरशिप है, ये पहले एग्जिस्टेंस में नहीं थी, हमारे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली ये एग्जिस्टेंस में नहीं थी, इसको रिकॉग्निशन मिली न्यू स्मॉल एंटरप्राइज पॉलिसी जो 1991 में लाई गई थी। इस पार्टनरशिप में क्या होता है कि एक पार्टनर की जो लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड होगी, बाकी जो पार्टनर्स है वो लिमिटेड लायबिलिटी को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है बेटा। एक पार्टनर की लायबिलिटी तो क्या होगी बेटा? अनलिमिटेड होगी होगी, ठीक है। बाकी जो पार्टनर्स है वो एंजॉय कर सकते हैं लिमिटेड लायबिलिटी को, ठीक है बेटा। ये पार्टनरशिप जो है वो लाई गई थी जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स है ना उनके लिए, कि भैया वो जो क्यूशियस इन्वेस्टर्स होते हैं, जो थोड़े डरे हुए इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इन्वेस्ट करने डरते हैं, उनसे पैसा रेज कर सके, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप जो है आजकल वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यहाँ पर सभी की सभी जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो सकती है, ठीक है। ये एग्जिस्टेंस में आया हमारे पास जब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 को पास किया गया, ठीक है बेटा। इट इज ए कॉर्पोरेट फॉर्म, देखा जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन की एक कॉर्पोरेट फॉर्म है जो लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट प्रोवाइड करती है और पार्टनर्स को अलाउ करती है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को बनाने की, ठीक है, उनके बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाकर। आई बात समझ में? तो बहुत ही पॉपुलर है ये, ठीक है बेटा, पॉपुलर मीन्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है आज के टाइम में ये। चलिए अब चलते हैं बेटा पार्टनरशिप डीड पे। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक एग्रीमेंट बनता है किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में, राइट, जिसमें सब कुछ लिखा होता है, सारी टर्म एंड कंडीशन सब कुछ लिखी होती है, राइट। उस एग्रीमेंट को बोलते हैं क्या? पार्टनरशिप डीड, ठीक है बेटा। रिटन एग्रीमेंट क्या होता है? ये रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है पार्टनरशिप के बारे में, ठीक है बेटा। उसको हम बोलते हैं क्या? पार्टनरशिप डीड। समझ में आगे बात? क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। क्लियर? क्या लिखा होता है कि भाई फर्म का नाम क्या है, कहाँ पर बिजनेस कर रही है वो, ड्यूरेशन क्या है उस बिजनेस का, ठीक है, कितना कितना पैसा हर एक पार्टनर ने लगाया है,
ठीक है, प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, ठीक है, ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस क्या होगी अलग अलग पार्टनर्स की, ठीक है, सैलरी कुछ दी जा रही तो वो कितनी है, पार्टनर कुछ पैसा निकालता है तो क्या होगा, ठीक है, एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे या फिर कुछ भी चेंजेस आते हैं तो उसमें किस तरीके से किया जाएगा, क्या टर्म एंड कंडीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, ठीक है, जब फर्म को बंद किया जाएगा तो क्या प्रोसीजर होगा, ये सब चीजें इसके अंदर हमने पहले से ही लिखी होती है कि भैया अगर डिस्प्यूट हुआ तो क्या होगा, सब कुछ लिखा होता है, ठीक है बेटा। अच्छा, फायदा क्या है बेटा पार्टनरशिप डीड का, कि भैया आने वाले टाइम में जो डिस्प्यूट होने हैं कहाँ पर, पार्टनर्स के बीच में, वो नहीं होंगे, ये सब कुछ पहले से हमने लिखा हुआ है, इसको आप एज ए एविडेंस भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो बहुत फायदे हैं। अच्छा एक चीज और, पार्टनरशिप डीड बनाना भी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मैंने आपको पहले ही बताया कि भैया रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, इट इज ऑप्शनल। क्या होता है भाई, ये ऑप्शनल होता है, ठीक है बेटा, इट इज ऑप्शनल, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है बेटा। बट रजिस्ट्रेशन कराने के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, ठीक है ना, तो ये सारी लिमिटेशंस आपको झेलनी पड़ेगी। जैसे एक पार्टनर जो है वो अनरजिस्टर्ड फर्म पे केस नहीं कर सकता, और ना ही एक अनरजिस्टर्ड फर्म जो है दूसरे पे केस कर सकती है। अ फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, आप किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ भी केस नहीं कर सकते, ठीक है। अ फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनर, जो फर्म है वो पार्टनर के खिलाफ केस नहीं करता, तो भैया कोई लीगल गारंटी तो मिली ही नहीं ना, तो इसलिए भैया रजिस्ट्रेशन का ज्यादा अच्छा है, ठीक है बेटा, समझ में आई बात। सो दैट्स इट विद अवर वीडियो। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। यूजुअली मैं एक ही पार्ट में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने में बिलीव करता हूँ, बट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं दो पार्ट में बना रहा हूँ। इस पार्ट को आप ठीक से समझ लो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, मुझे बताओ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको हर चीज इस तरीके से रियल लाइफ एग्जाम्पल समझाता हूँ। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।